इंडियन हिस्ट्री का आज ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 और लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने आपको बताया कि व्हाट इज हिस्ट्री और व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और फिर दूसरा लेक्चर हुआ जिसमें हमने उसके डिवीजन को पढ़ाया, उसका टाइम डिवीजन समझा कि कैसे हम कौन से एरा को एंशिएंट, कौन से एरा को मेडिवल और कौन से एरा को मॉडर्न कहते हैं। आज हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात करी थी कि पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करवाई जाएगी, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, एमपी पीसीएस की बात करें, आरएएस की बात करें, या किसी दूसरे स्टेट पीएससी की बात करें, या आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आते हैं, 70% क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ हिस्ट्री है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि ये चैनल डेडिकेटेड है आपको फ्री प्रिपरेशन के लिए। यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, यारो, जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए हम फ्री कोर्स कंटेंट डेवलप करेंगे, कर रहे हैं। आपको लेक्चर्स के माध्यम से, आपको पीडीएफ्स के माध्यम से सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको आपके तरह का जो कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान है वो दिया जाएगा। इन सब चीजों के लिए सिर्फ आपको हमको कांटेक्ट करना है बस। आप आंसर लिखते हैं, आप हमसे चेक करवाइए। आपको कोर्स कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको बताइए। आपको स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको बताइए। हम सब कुछ आपको अवेलेबल करवाएंगे विदाउट एनी सिंगल पेनी। एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, ताकि हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना आपकी भी जिम्मेदारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री क्लास का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो पीछे जब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 से लेकर 1947 तक, 1707 टू 1947। ये पीरियड जो है ये हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मतलब इस पीरियड में जो भी इंसिडेंसेस हुए, जो भी इवेंट्स हुए, उनको कलेक्टिवली हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि इन बिटवीन क्या हुआ, मतलब 1707 से 1947 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई जो हमें पढ़ लेनी चाहिए, तो हम इन घटनाओं को 3 ब्रॉड सेक्शन में बांटकर देख पाते हैं। ये 3 ब्रॉड सेक्शंस क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 3 ब्रॉड सेक्शन क्या हैं? तो सबसे पहला है 1707 से लेकर 1757 तक का पीरियड, ये एक पीरियड बनता है। दूसरा 1757 से लेकर 1857 तक का पीरियड, और तीसरा है 1857 टू 1947, ये पीरियड है। तो ये 3 पीरियड में हम बांट कर देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है, जिसको हम 1707 टू 1757 कह रहे हैं, तो इसमें 1707 जो है ये औरंगजेब की मृत्यु का साल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, और इस डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, ये अगर हम इस पीरियड को नाम देना चाहें तो हम एक नाम तो दे सकते हैं कि एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल, या मुगल डिसइंटीग्रेशन। तो एक काम तो ये चल रहा है इस पीरियड में कि जो मुगलों ने पावर स्टैब्लिश करी थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। डिसइंटीग्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी बड़े एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो 2 समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, और दूसरी ये कि कई सारी रीजनल पावर्स खड़ी होती हैं। अब ये रीजनल पावर्स उस पावर वैक्यूम को भरना चाहती हैं, और जब उस पावर वैक्यूम को भरने का प्रयास करती हैं तो उस क्रम में इनके आपस में राइवल्स खड़े होते हैं, राइवलरीज खड़ी होती हैं, जिनके कारण इनको आपस में संघर्ष करना पड़ता है। इनके आपस में संघर्ष के कारण से इनकी क्षमता में ह्रास होता है, जिसके कारण से वो उस वैक्यूम को भर नहीं पाती हैं, और फिर होता यह है कि कोई बाहर से आके उस वैक्यूम को भर देता है। चाहे आप मौर्यों के पतन के बाद की स्थिति देखिए, चाहे आप गुप्तों के पतन की बात की स्थिति देखिए, चाहे हर्षवर्धन के पतन की बात की स्थिति देखिए, चाहे दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद की स्थिति देखिए, और अब मुगलों के पतन के बाद की स्थिति देखिए। तो जब भी ऐसा होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है बड़े इंपायर का, तो छोटे 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 रीजनल पावर्स खड़े होते हैं, और ये रीजनल पावर्स उस पावर वैक्यूम में या वो सेंट्रल पावर बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं।
और सेंट्रल पावर बनने की दौड़ में उनको लड़ना किससे पड़ता है? अपने ही पड़ोस के राजा से लड़ना पड़ता है, और ऐसा करने में वो अपनी पावर को एग्जॉस्ट करते हैं, जिसके कारण से वो जो सेंट्रल पावर बनने की दौड़ होती है उसमें वो हार जाते हैं, और कोई बाहर से आकर ज्यादा सिस्टमेटिकली इन सब की लड़ाई का फायदा उठाता है और सेंट्रल पावर बन जाता है। सेम कंडीशन यहाँ होगी। जब मुगल पावर डिसइंटीग्रेट हो रही थी तो दो तरह की पावर्स डेवलप हो रही थी, जिनको आप रीजनल पावर्स कह सकते हैं। ये रीजनल पावर्स में दो तरह की थी। एक वो थी जो इंडियन पावर्स थी और बाद में मुगल्स ने उन पर कब्जा कर लिया था, और मुगलों के डिक्लाइन का फायदा उठाकर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। और दूसरे वो थे जो प्रोविंसेस के रूप में रूल किए जाते थे मुगल एम्पायर में, और उनको रूल करने के लिए मुगल दरबार से गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, और वही गवर्नर्स जब सेंट्रल पावर कमजोर हुई तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और जो वहां से टैक्स आता था प्रोविंसेस से सेंटर को, आना उनको देना उन्होंने बंद कर दिया, और अपना व्यवहार उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पावर की तरह शुरू कर दिया। तो इस तरह से दो पावर्स एस्टैब्लिश होती हैं, और इन दोनों में आपस में संघर्ष की स्थिति भी बनती है। ये दोनों पावर्स मैंने कहा कि कुछ इंडियंस हैं और कुछ, जैसे इंडियन, अगर हम इसको मान लें कि इंडियन पावर्स हैं और ये मान लें कि ये मुगल पावर्स हैं जो मुगलों के डिक्लाइन का फायदा उठा रही हैं, तो इंडियन पावर्स में सिख आ जाएंगे, मराठे आ जाएंगे, राजपूत आ जाएंगे, जाट आ जाएंगे। इस तरह से कुछ पावर्स डेवलप हो जाएंगी। इनमें अवध है, कर्नाटक है, बंगाल है, इस तरह की पावर्स आ जाएंगी जिन्होंने मुगल सत्ता के कमजोर होने का लाभ उठाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। इसी बीच में एक और इंपॉर्टेंट घटना चल रही है जिस पर अभी भारतीय शक्तियों का ध्यान नहीं जा रहा है। वो क्या है? वो है यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज भारत में ट्रेड करने के उद्देश्य से आती हैं, और भारत के अलग अलग हिस्सों में भारतीय राजाओं के साथ संबंध निर्मित करके अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज लगाती हैं, अपनी अलग अलग फैक्ट्रीज लगाती हैं, अलग अलग ट्रेड के सेंटर्स बनाती हैं अपने, जहां से वो ट्रेड को आगे बढ़ाती हैं। इनमें से पोर्टुगीज हैं, इनमें से डचेज हैं, इनमें से ब्रिटिशर्स हैं, और फ्रेंच हैं। यही इनके आने का क्रम भी है। सबसे पहले इंडिया में पोर्टुगीज आए, फिर डचेज आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फिर फ्रेंच आए। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए और लास्ट में गए भी। तो ये पावर्स जो हैं ये क्या कर रही हैं? इंडिया में अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने का प्रयास कर रही हैं। इनको अपने ट्रेड बेनिफिट के लिए क्या करना होगा? भारत के राजाओं के साथ कुछ संबंध निर्मित करने होंगे, और ये भारत के राजाओं के साथ बेहतर संबंध बनाकर, उनके पैर चाटकर, उनके तलवे चाटकर अपना व्यापार बढ़ा रही हैं। लेकिन साथ साथ ये चालाक थे, कब तलवा चाटना है और कब गला दबाना है ये अच्छे से जानते थे। तो कभी वो तलवा चाटते हुए दिखेंगे, कभी गला दबाते हुए दिखेंगे। लेकिन भारतीय पावर्स इनको नहीं समझ पा रहे, इंडियन पावर्स इनको नहीं समझ पा रही हैं। इनके झगड़े भी आपस में चल रहे हैं। इनके झगड़े दो जगह पे चल रहे हैं, एक यूरोप में चल रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया में चल रहे हैं। जब ये यूरोप में लड़ते थे तो इंडिया में भी लड़ना शुरू कर देते थे, और इंडिया में अपने, मैंने कहा कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बेनिफिट लेने के लिए इंडियन पावर्स को अपनी झोली में लाने का प्रयास लगातार करते रहते थे, और अपनी झोली में उनको लाने के प्रयास के चलते और ट्रेड बेनिफिट के चलते, यूरोप में उनके झगड़ों के चलते ये आपस में भी लड़ते रहते थे। और इनकी आपस में लड़ाई के बाद इनमें सफल कौन होता है सबसे ज्यादा? तो इनमें सबसे ज्यादा सफल होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो राइवल कंपनीज हैं, अपनी जो अपोनेंट कंपनीज हैं, अपनी जो कंपटीटर कंपनीज हैं, जब इनको हराने में सफल होते हैं तो उनका ध्यान जाता है भारतीय राजाओं की ओर। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा इतिहास में डिबेटेबल है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता। तो कैसे जीता तो आप जानते हैं कि पॉलिसी बनाया और जीता, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो भारत जीतने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने कोइंसिडेंटली इंडिया को जीत लिया। उनका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडिया को जीतना। जबकि वहीं दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत प्लान्ड वे से भारत को जीता। तो अगर आपके सामने मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजों ने कोइंसिडेंटली भारत को जीता या अंग्रेजों ने प्लान्ड वे से भारत को जीता? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ह्यूमैनिटीज में आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपको लगे कि दो विरोधी विचार प्रिवेल कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप किसी एक विचार के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि जब किसी एक विचार के साथ आप जाते हैं तो वो एकांगी होता है। क्योंकि किसी के मन में कोई बात आई है तो कोई ना कोई लॉजिकल बेस होगा उसका। तो जब ये दोनों धारणाएं हैं तो हमें क्या मानना चाहिए कि ये दोनों ही धारणाएं सही हैं, और दोनों ही धारणाओं का प्रभाव रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में साम्राज्य निर्मित किए जाने के पीछे। शुरुआत कोइंसिडेंटली हुई, उनको नहीं पता था कि भारत इतना खोखला है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में पोल खोल दी कि यहाँ तो ढोल के भीतर पोल है। जब पोल खुल गई तो उन्होंने सिस्टमेटिकली प्लान करना शुरू किया
तो दोनों बातें सही हैं कि उन्होंने कोइंसिडेंटली भारत को जीतना शुरू किया, लेकिन प्लान्ड वे से भारत पर कब्जा किया, और सबसे पहले सुरक्षित घेरे की नीति आई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये तीनों सिस्टमेटिकली डेवलप हुई पॉलिसीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनमें सफल हो गई तो उसने भारत पे ध्यान देना शुरू किया, और इस क्रम में सबसे पहला शिकार बना बंगाल। मैं अगर इस बात को कहूं कि 1757 से 1857 के बीच की हिस्ट्री को एक नाम दें, आप इस अध्याय को एक आप नाम दें, तो जैसे आपने यहां नाम दिया कि एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट वाज द एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन वेयर मुगल एम्पावर वाज गेटिंग डिक्लाइन एंड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड मोर एंड मोर। सेम पॉइंट ऑफ टाइम में या उसी तरह से 1757 से 1857 के बीच के पीरियड को हम क्या कह सकते हैं, तो इस बीच के पीरियड को हम कह सकते हैं कि इट वाज एन एरा ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार इंडियन पावर्स के साथ स्ट्रगल करेगी और उस पावर वैक्यूम को भरने का प्रयास करेगी जो मुगलों के पतन के कारण से विकसित हुआ था। तो मैंने कहा कि उस पावर वैक्यूम को भरने का प्रयास लोकल लेवल पे भी लोग करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, उनकी आपस में गड़बड़ियां होती हैं। जैसे मुगलों के पतन के बाद जो पावर वैक्यूम डेवलप हुआ, उस पावर वैक्यूम को भरने का सबसे पहला प्रयास मराठों के द्वारा किया गया, लेकिन मराठों में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम इस कदर थी जिसके कारण से वो एक बेवजह के उलझाव में पड़ गए, और 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने डिसाइड कर दिया कि मराठे विल नॉट बी द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया। Who will be the central power of the India? It will decide by the time। लेकिन अभी तक की स्थिति 1761 तक की स्थिति को ध्यान में देखें तो क्या कह सकते हैं कि वो पावर मराठे तो नहीं है। मराठे केंद्रीय सत्ता बनने की दौड़ से 1761 में बाहर हो गए, और 1761 मराठों की अदूरदर्शिता से ज्यादा और कुछ नहीं था। तो खैर वो एक अलग विषय है जिस पर हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मराठे बाहर हो गए, मैंने कहा ना कि 1761 के बैटल ऑफ पानीपत ने ये तो डिसाइड कर दिया कि भारत की केंद्रीय सत्ता कौन बनेगा। हालांकि ये डिसाइड नहीं किया, सॉरी 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में ये डिसाइड कर दिया कि भारत की केंद्रीय सत्ता कौन नहीं बनेगा, और ये डिसाइड होना अभी बाकी था कि भारत की केंद्रीय सत्ता कौन बनेगा। तो अब अंग्रेजों के अलावा किसी भारतीय सत्ता में यह ताकत नहीं रही कि वो सेंट्रल पावर बन सके। 1700 सबसे पहले इन्होंने बंगाल को कब्जे में, बंगाल को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, और 1717 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। लेकिन आप समझिए कि बैटल ऑफ प्लासी किसी भी तरह से सत्ता संघर्ष नहीं था। बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों द्वारा चालाकी से जीता गया एक युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है और मीर कासिम आ जाता है। लेकिन बाद में मीर जाफर आ जाता है, लेकिन बाद में स्थितियां और बदलती हैं। मैं उन पर डिटेल से जाऊंगा जब हम इनके रीजनल पावर्स को डिस्कस करेंगे। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, भारत में सत्ता स्थापना का कोई प्रयास नहीं था, लेकिन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इसने बैटल ऑफ बक्सर ने भारत के खोखलेपन को साबित कर दिया, और अंग्रेजों को ये बहुत जल्दी से लग गया कि ये बहुत आसान है कि हम भारत को जीत लें। अच्छा, 1764 में जाकर बैटल ऑफ बक्सर होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके द्वारा 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसे दीवानी का अधिकार कहा जाता है, वो ले लेती है कंपनी। इससे संधि होती है, इलाहाबाद की संधि सम्राट से होती है, बादशाह के साथ होती है। बादशाह सलामत की स्थिति जानते ही हैं कि जो बादशाह सलामत की स्थिति थी वो ऐसी थी कि वो खुद बेचारे अपने आंगन से लेकर अपने चौखट तक उनका साम्राज्य था, है ना। तो बहुत खराब स्थिति में थे, और उन्हें अपने जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता था, लेकिन एक सांकेतिक सत्ता के रूप में उनकी मान्यता थी। तो उसी सांकेतिक सत्ता से इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार लिया, ताकि उनके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार को लीगल राइट मिल जाए। तो लीगली कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बन गए, और 1765 से 1772 तक उन्होंने निजामत को भी बनाए रखा। मतलब कि यहाँ पर जो बंगाल का नवाब था उसको भी बनाए रखा, नजमुद्दौला नाम के एक बच्चे को उन्होंने नवाब बनाए रखा, और साथ ही साथ रेवेन्यू वसूलने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। मतलब पैसा हमारे हाथ में है, काम तुम्हारे हाथ में है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आधी शासक बन गई।
लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया और उसने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया और जो ये डायरकी चल रही थी, जिसमें नवाब भी शासन कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और मेंटेनेंस ऑफ पीस, लॉ एंड ऑर्डर ये हाथ में था नवाब के पास। तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को हम डायरकी कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। तो वो डायरकी या द्वैध शासन को यहाँ से समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करके क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द सोल पावर ऑफ बंगाल। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी, जैसे भारत में अलग अलग पावर्स थी जिनके बारे में पीछे हमने बात करी, बंगाल का नवाब है, सॉरी अब तो बंगाल नवाब बचा नहीं, अवध का नवाब है, सिखों का शासन है, मराठों का शासन है, हैदर अली टीपू सुल्तान का शासन है, कर्नाटक के नवाब हैं, जाट हैं, बुंदेला हैं, अलग अलग लोग अलग अलग देशों में शासन कर रहे हैं। ऐसे ही भारत के एक हिस्से में, जिसे हम बंगाल प्रांत कहते थे, वहां की शासक कौन हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और जैसे बाकी पावर्स अपने आप को बड़ी से बड़ी पावर को के रूप में स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रही थी, उसी संघर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस प्रयास में ब्रिटिश हुकूमत भी साथ देने लगी, जो ब्रिटेन की सत्ता थी वो भी साथ देने लगी। ब्रिटेन की सत्ता साथ देने लगी, इसका कारण क्या था, ब्रिटेन की सत्ता साथ देने लगी, इसके पीछे ये कारण था कि 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। 1770 के आसपास से अमेरिका में लड़ाई शुरू हुई और 1776 तक जाते जाते अमेरिका पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, और अंग्रेजों की औपनिवेशिक झोली का सबसे नायाब हीरा अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। उनको अपनी कॉलोनियल बॉक्स में ऐसा ही एक डायमंड और भी चाहिए था, और उस डायमंड के रूप में उन्होंने पहचाना भारत को। इसीलिए वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज 1 का, 1750 से 1850 ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। जैसे आप कभी ये सोचें कि इतना पिद्दी भर का ब्रिटेन और पूरे दुनिया का दादा बन गया, तो ये कैसे संभव हो पाया। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ताकत थी, वो ताकत थी अंग्रेजों की नवल पावर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति दुनिया के दुर्भाग्य से और अंग्रेजों के सौभाग्य से ब्रिटेन में घटित हुई, और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति को दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो कच्चा माल चाहिए, और दूसरे कच्चा माल आ जाएगा तो फैक्ट्रियों में जो माल तैयार हुआ है उसके लिए बाजार चाहिए। तो कच्चा माल हम दुनिया के अलग अलग देशों से ब्रिटेन में कैसे पहुंचा पाए, और ब्रिटेन से तैयार माल को दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में हम कैसे बेच पाए, इसी व्यवस्था को विकसित करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसी को आप कहते हैं कि ये कोलोनलिज्म है, ये कोलोनिज्म है। और यही व्यवस्था आज भी चल रही है। इसे आज के युग को आप क्या समझें, ये नियो कोलोनिज्म है। अभी कोलोनिज्म खत्म नहीं हुआ है। वो कोलोनिज्म कैसे आया, घोड़े पे चढ़ के आया। ये कोलोनिज्म कैसे आता है, सिर्फ में लद के आता है। वो कोलोनिज्म कैसे आता था, तलवार के दम पे आता था, बंदूकों के दम पे आता था। ये कोलोनिज्म कैसे आता है, पॉलिसीज के नाम पे आता है, कानून के नाम पे आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे आता है। बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में इस पे। तो ये बात समझ में आ रही है कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम रीजनल पावर, और यहां से उसने स्टार्ट किया अपना पावर गेम, और अपने आप को कैसे वो इंडिया की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित कर पाए, इसके लिए उसने तरह तरह की पॉलिसीज बनाना शुरू किया। जैसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जैसे पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जैसे पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इन पॉलिसीज के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग सभी राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, और ऐसा करते करते उसको 1857 आ गया। अब हम बात करेंगे 1857 से 1947 के बीच में क्या हुआ। 1857 से 1947 के बीच में क्या हुआ, तो 1857 से 1947 के बीच में जो हुआ, मैंने कहा ना कि हिस्ट्री में कॉजेलिटी काम करती है, कॉजेशन थियरी काम करती है, तो कॉजेशन थियरी में बात पीछे से जानी चाहिए, है ना। तो 1765 से लेकर 1857 के बीच में क्या क्या हुआ, इसमें एक शब्द में अगर हम कहें तो कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंपायर हुआ, है ना। तो कंसोलिडेशन ऑफ इंपायर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, और जिस जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रूलिंग स्टैब्लिश करी, उन सभी जगहों पर क्या किया उसने, तरह तरह के रिफॉर्म किया उन्होंने, अपने शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत की लूट को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत से अधिकतम शोषण करने के लिए, भारत के शोषण को चिरस्थायी बनाने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए उन्होंने तरह तरह के रिफॉर्म किए, जिनको वो रिफॉर्म कह रहे थे, असल में भारत को और अधिक सुविधाजनक तरीके से लूटने की व्यवस्था थी वो। तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए, उन्होंने पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए
कानून और इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू किया, कई तरह के कानून बने, नए नए कानून आने लगे। और इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और आसानी से टैक्स कलेक्शन के लिए तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, संरचनात्मक सुधार किए, एडमिनिस्ट्रेशन की संरचना में इस तरह से सुधार किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इजिली किया जा सके और रेवेन्यू कलेक्शन के विरोध में कोई रिवोल्ट भी ना हो, लोगों को बुरा भी ना लगे, इस तरह से कलेक्शन किया जा सके। उन्होंने यहाँ इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया कि अगर कोई नहीं देता है तो क्या करना चाहिए, कोई कानून को नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए, तो न्याय के नाम पे उसको मार दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाई, तो जुडिशियल रिफॉर्म किया। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए कानून नए बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए, कानूनी सुधार किए गए, लैंड होल्डिंग सिस्टम या आप कह लो कि रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे तरह के बदलाव किए गए। और इन सारे परिवर्तनों का उद्देश्य क्या था? तरह तरह से भारत का शोषण करना, अच्छे तरीके से भारत का शोषण करना, व्यवस्थित तरीके से भारत का शोषण करना। इनका उद्देश्य क्या था? इस शोषण के पीछे उद्देश्य क्या था? इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल का उपभोक्ता बनाना, तैयार माल का उपभोक्ता बनाना और कच्चे माल का निर्यातक बनाना, ये इनका उद्देश्य था। आगे के रिफॉर्म भी इनके इसी पर बेस्ड होंगे। जैसे रेलवे आएगा तो रेलवे आपको लग सकता है कि भाई ये कम्युनिकेशन के लिए आया, ट्रांसपोर्ट के लिए आया, कतई नहीं आया। ये सिर्फ इसलिए आया कि भारत के अलग अलग हिस्सों से हम कैसे कच्चा माल ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा संस्थागत तरीके से इकट्ठा कर सकें और कैसे इसको हम ब्रिटेन ले जा सकें, और ब्रिटेन से जो तैयार माल हम पोर्ट पे उतारते हैं इसको हम भारत के अलग अलग कोनों पे कैसे पहुंचा सकें, ये इनका उद्देश्य था। तो ऐसा इन्होंने किया, है ना, काफी हद तक करने में सफल है। तो ये सब कुछ जो किया उससे लोगों के मन में थोड़ा सा डिसकंटेंट आया, थोड़ा सा असंतोष आया, लोगों को लगा कि नहीं ये तो अच्छा। इस बीच में इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म भी किया थोड़ा बहुत। 1833 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि भारत में ईसाई मिशनरी जाएंगी जो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगी, शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। ये सारे कुछ व्यवस्था 1835 तक जाते जाते अंग्रेजी शिक्षा की नीति लागू भी हो गई, मैकाले माइन्यूट भी आ गया और शिक्षा व्यवस्था शुरू भी हो गई। तो आप ये सोचें कि शिक्षा व्यवस्था, अगर आप सोचें कि भारत को शिक्षित करने के लिए लाई गई थी तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था भारत में लाई गई थी ताकि भारत को और लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा जा सके, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण यूरोप की जो कंपनियां तरह तरह के माल तैयार कर रही हैं, जो उत्पादन तैयार कर रही हैं, उनका उपभोक्ता कैसे बनाया जाए भारत को। और कैसे बनाया जा सकता था उनका उपभोक्ता भारत को? उनका उपभोक्ता भारत को बनाया जा सकता था भारत की विचारधारा में अंतर लाकर। क्यों? क्योंकि वो जो बना रहे थे वो बना क्या रहे थे? बिस्किट बना रहे थे। अब बिस्किट कहां से चल के कहां आया है, कौन भारत में खाएगा उसको, और क्यों खाएगा भारत में? भारत में तो किचन बना हुआ खाना आंगन में नहीं खाया जाता। तो भारत के विचार को बदलो। भारत में तुम बना रहे हो कोट पतलून, भारत के लोग पहनते हैं कुर्ता धोती, क्या करो? भारत के विचार को बदलो। तो विचार बदलने का रास्ता क्या था? विचार बदलने का रास्ता था शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना, लोगों की सोच व्यवस्था में बदलाव लाना। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया। अगर आज के टाइम पे अंग्रेजी मीडियम की स्कूल की किताबों को उठाकर देखिए तो उन पर भी मैकाले की छाप अभी तक है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की पुस्तकों में जो चित्र बने रहते हैं वो भी यूरोप के बने रहते हैं। उनकी कहानियों के जो कैरेक्टर होते हैं वो रॉबर्ट होते हैं, वो जेमसन होते हैं, वो मैथ्यू होते हैं, वो राम श्याम मोहन नहीं होते हैं। तो राम श्याम मोहन, अगर आपको तो अंग्रेजी सिखानी है ना, कि आपको अंग्रेजियत सिखानी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अंग्रेजी नहीं सिखाते, अंग्रेजियत सिखाते हैं। तो वो व्यवस्था कहां से चली आ रही है? 1835 से। लेकिन एक बात आप समझिए कि अंग्रेजियत सिखाई जरूर, पर अंग्रेजियत सिखा के वो घाटे में चले गए। अंग्रेजियत सीखने वालों ने ये तो सीखा कि मैथ्यू की कहानी क्या है, रॉबर्ट की कहानी क्या है, जेम्सन थॉमसन की कहानी क्या है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी समझा कि अमेरिका में क्रांति कैसे हो गई, ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार कैसे मिल गया, ब्रिटेन के लोगों में डेमोक्रेसी कैसे आ गई, और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है। तो फिर भारत में इनके विरुद्ध, इनकी पॉलिसीज के विरुद्ध भारत में एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी, डिस्कंटेंट की सिचुएशन उत्पन्न होगी। इस डिस्कंटेंट की अभिव्यक्ति का नाम हम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। और नेशनल मूवमेंट कब से कब तक चला? तो ये चला फ्रॉम 1857 टू 1947। और 1857 से 1947 के बीच को आप इस तरह से देख सकते हैं कि फ्रॉम 1857 टू 1885 ये जो डिस्कंटेंट था, ये जो असंतुष्टि थी, ये जो लोगों का गुस्सा था, इसको कोई संगठित रूप नहीं दिया जा सका।
जब संगठित रूप नहीं दिया जा सकेगा गुस्से का, तो ये कैसे बाहर आएगा? ये पर्सनल तरीके से सामने आएगा, ये लोकल लेवल पे सामने आएगा, ये रीजनल लेवल पे सामने आएगा, ये सेक्टोरल होगा। इस तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां इस युग में विकसित हुई, जिनका रिजल्ट हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के शासन से हाथ धोना पड़ा, और ये शासन आ गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। मतलब कि ब्रिटेन की सरकार जो है वो भारत की सरकार हो गई। अभी तक क्या था? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ब्रिटिश कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। तो आप सोच लो कि ये क्या बदलाव हो गया। फिर 1885 में आता है, 1885 से 1947 में क्या हुआ? तो 1885 से 1947 में दो चीजें हो रही हैं। थोड़ा इसको अगले पेज पे चलते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 1885 से एक तो हो रहा है कि थोड़ा सा अब संगठित होगा राष्ट्रवाद, क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत में जो एक ग्रुप था जिसके मन में डिसकंटेंट था ब्रिटिश रूलिंग को लेकर, वो धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज होने लगेगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट खड़ा होगा, और इसमें हालांकि धीरे धीरे करके इस ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट को कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे। कई सारे ऐसे संगठन खड़े होंगे जो कांग्रेस से अलग विचारधारा रखते होंगे, या वो देखिए, संगठित राष्ट्रवाद को पहले आप समझ लीजिए। संगठित राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि अब जो आंदोलन चलेगा 1885 के बाद से, उसके पास एक भविष्य दृष्टि है, फ्यूचरिस्टिक है। वो सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल देने के लिए आंदोलन किया जाता, या आप कल्पना करिए कि 1857 में ही अंग्रेज छोड़ के भारत चले गए होते, तो क्या होता आज भारत? तो भारत के किसी हिस्से पर रानी लक्ष्मीबाई का शासन होता, भारत के किसी हिस्से पर जो है बहादुर शाह जफर का शासन होता, भारत के किसी हिस्से पर कुंवर जगदीश सिंह का शासन होता, भारत के किसी हिस्से पर तात्या टोपे का शासन होता, किसी हिस्से पर बेगम हजरत महल का शासन होता। और जो मेडिवल एरा का विशेषता था, जो मेडिवल सामंती व्यवस्था थी, उसी सामंती व्यवस्था में आप फिर से वापस चले गए होते। तो 1857 में अगर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह सफल नहीं हुआ, तो इसमें अगर भविष्य दृष्टि से देखेंगे तो सही हुआ। अगर उस समय सफल होता तो भारत बर्बाद हो जाता, क्योंकि जितने भी 1857 के विद्रोह के नेता थे, वो अपने लिए लड़ रहे थे, और अपनी अंग्रेजों के आने से पहले जो उनकी स्थिति थी उसको बहाल करने के लिए लड़ रहे थे, मध्यकालीन युग को फिर से वापस आने के लिए लड़ रहे थे। उनके पास कोई भविष्य दृष्टि नहीं थी। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, अंग्रेजी शिक्षा आई, भारत के लोग ब्रिटेन गए, दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने देखा कि मानव अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, समानता क्या होती है, बंधुत्व क्या है, क्रांति क्या है, और फिर उसको उन्होंने इंडिया पे इंप्लीमेंट किया। तो ये जो आंदोलन आया, जो संगठित राष्ट्रवाद का युग आया, इसमें एक भविष्य दृष्टि थी कि हे अंग्रेजों, तुम भारत से बाहर जाओ और हम भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिनमें धर्मनिरपेक्ष भी बनाएंगे, जिनमें ये सब बात कर बड़ा चर्चा में है, धर्मनिरपेक्ष होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। तो आप लोग भी इस पर अपनी बात रखिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता ज्यादा अच्छी है। तो ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट आया, इनके पास भविष्य दृष्टि थी, और चूंकि इनके पास भविष्य दृष्टि थी, इसलिए आसानी से जनता को जोड़ पाए। लेकिन भविष्य का भारत कैसा होगा, इस बात को लेकर कांग्रेस के पास अपना विजन था, हिंदू महासभा के पास अपना विजन था, मुस्लिम लीग के पास अपना विजन था, कम्युनिस्ट पार्टी के पास अपना विजन था, अंबेडकर के पास अपना विजन था, और ये सभी लोग अपने विजन को ही राष्ट्रीय विजन मानकर काम कर रहे थे, और जनता को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जनता सबसे ज्यादा जुड़ी किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट का एक युग आया, जिसमें से 1885 से लेकर 1915 के बीच में, अच्छा, ये ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है? रिफॉर्म की स्पीड भी, क्योंकि अब शासन कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म हो रहा है। ये शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है, ब्रिटेन की सरकार कर रही है, मतलब डेमोक्रेटिक तरह से डेमोक्रेटिक रूलिंग है यहाँ पे। और विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ब्रिटेन की संसद में बैठा हुआ विपक्ष भारत में होने वाले हर मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। तो उस सवाल के कारण से इनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी भारत को देने पड़ते थे। एक तो अपने विपक्ष के दबाव में आकर, नैतिकता के दबाव में आकर, वैश्विक दृष्टि के दबाव में आकर, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में आकर, जनता के आंदोलनों के दबाव में आकर बहुत सारे रिफॉर्म भी चल रहे हैं इस पीरियड में। तो ये रिफॉर्म जब अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगे, तो ये भी अंतिम स्टेज पर पहुंचेगा। ऑर्गेनाइज मूवमेंट जब अंतिम स्टेज पर पहुंचेगा, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। अंतिम रिफॉर्म क्या होगा उनका अंतिम रिफॉर्म होगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947।
तो इसमें 1885 से 1915 तक कैसे लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण बनाए रखा? तो ये वो लोग थे 1885 से 1915 के बीच में जिन्हें आप नरमपंथी कहते हैं या मॉडरेट कहते हैं। कई बार मॉडरेट की आलोचना आप सुनेंगे। मॉडरेट मूवमेंट था या नरमपंथी राजनीति थी, मॉडरेट पॉलिटिक्स हो रही थी। तो इनकी पॉलिटिक्स प्रेयर, पिटिशन और 3 पी था, तीसरा पी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस पर बेस्ड थी। सबसे पहले ये लोगों को कहते थे कि भैया जो है अंग्रेजों से निवेदन करते थे। तो सबसे पहले वो क्या करते थे? सबसे पहले वो आवेदन निवेदन करते थे, फिर वहां से बात नहीं होती थी तो कोर्ट में जाते थे, वहां से बात नहीं होती थी तो इस तरह से और फिर आगे बढ़ते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो 3 की था, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते थे। लेकिन 1885 से 1915 के बीच में जो नरमपंथी राष्ट्रवाद था, इसकी आलोचना करना तो बिल्कुल बेकार है। इसकी आलोचना करना एकदम गलत बात है, क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी भी देश की क्रांति का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि क्रांति जमीन पे आने से पहले दिमाग में आती है। अमेरिका की क्रांति आप पढ़िए, फ्रांस की क्रांति पढ़िए, आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़िए, आप चाइनीज रिवॉल्यूशन पढ़िए, कहीं का भी रिवॉल्यूशन पढ़िए, तो रशियन रिवॉल्यूशन में जो काम कार्ल मार्क्स ने किया या उसके बाद के चिंतकों ने किया, अमेरिकी रिवॉल्यूशन में जो थॉमस पेन ने किया या उसके बाद के लोगों ने किया, फ्रांसीसी क्रांति में जो रूसो और वोल्टेयर ने किया, वही कुछ किया भारत में नरमपंथी लोगों ने। दादा भाई नौरोजी, दीन सावाचा, फिरोज शाह मेहता, लाल बहादुर मोतीलाल नेहरू और इस तरह के आरसी दत्त, इस तरह के जो नेता थे, उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड दिया आपको, जिसके आधार पर आगे का आपका आंदोलन चल पाया। गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड क्या था, जिसमें से उस आइडियोलॉजिकल ग्राउंड से ही डेमोक्रेसी निकली, फंडामेंटल राइट निकला, रिपब्लिक निकला, धर्म समानता निकली। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इतना इंक्लूसिव नेचर का बनाया। तो उसके बाद एक सही, जैसे दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, जहां जहां से ब्रिटेन छोड़ के गया वो सब गृह युद्ध में फंसे। भारत भी गृह युद्ध में जाने की स्थिति में ही था, लेकिन बावजूद इसके भारत में जो एक समावेशी राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, अलग अलग विचारधाराओं को एकीकृत करने का जो काम किया राष्ट्रीय आंदोलन ने, उसके कारण से भारत जो है अंग्रेजों के जाने के बाद सिविल वॉर में नहीं गया, नहीं तो सिविल वॉर में पक्का जाता। तो वो जमीन कहां से मिली? जिसने समेकन किया, जिसने समावेशिता विकसित की राष्ट्रीय आंदोलन में, तो वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया था, जो भारत के नरमपंथी नेता थे, सो कॉल्ड नरमपंथी नेता थे। तो वो नरमपंथी नेता थे। और फिर 1915 के बाद से लेकर 1947 के बीच में, 1915 से 1947 के बीच में संगठित राष्ट्रवाद का दूसरा चरण आया, जिसे हम गांधीयन एरा कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने गांधी के हाथ से नेतृत्व छीनने का प्रयास किया इस पीरियड में, है ना। जैसे आजकल लोग गांधी को गाली देते हुए नहीं थकते, बड़ी सुनी सुनाई बातों पर वो बातें करते हैं, या फिर अपने ही मन से करते हैं, तथ्यात्मक दृष्टि से नहीं जाते, विश्लेषणात्मक दृष्टि से नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को गांधी की आलोचना करने का अवसर मिल जाता है। अच्छा, गांधी की आलोचना करते हैं तो बड़ा व्यक्तिगत रूप से करने लगते हैं। वो आलोचना करते हैं तो सैद्धांतिक नहीं करते, बड़े परस्त, क्योंकि सिद्धांत में पाते नहीं है कुछ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से करने लगते हैं। तो ये भी एक समस्या है, और जो इंटॉलरेंस है दिमाग में लोगों के, उसका ये रिजल्ट है। तो गांधीयन एरा आया, आप 100 बुराइयां कर लीजिए गांधी की, 1000 बुराइयां कर लीजिए, लेकिन अंत में यूपीएससी क्लियर करवाएंगे गांधी। कोई साल ऐसा नहीं जब क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा, चाहे आप पॉलिटिक्स में बात करें और चाहे आप हिस्ट्री में बात करें, है ना। तो ये गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट एरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। 1915 से 1947 तक चला। बहुत सारे लोगों ने गांधी के हाथ से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व छीनने का प्रयास किया। किसी ने सोचा हिंदुवादी तरीके से चलना चाहिए, किसी ने सोचा नहीं भाई कम्युनिस्ट तरीके से चलना चाहिए, किसी ने सोचा नहीं मुस्लिमों के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। कई जगहों पर गांधी से गलतियां भी हुई हैं, गांधी से गड़बड़ियां भी हुई हैं, लेकिन इन सब गलतियों को मानवीय भूल से ज्यादा नहीं समझा जाना चाहिए। और अंततः गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के असंख्य ऐसे लोग जिनका नाम भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में आने से रह गया, उन सबके अथक प्रयासों से 1947 में देश आजाद हुआ। तो 1915 से लेकर और 1920 तक जो गांधी की पॉलिटिक्स रही, इसमें भी रीजनलिज्म रहा। लेकिन ये रीजनलिज्म इसलिए नहीं था, अब देखिए गांधी हैं गुजरात के, पढ़े लिखे लंदन में, शुरुआत की अफ्रीका में, पहला आंदोलन चलाया बिहार में। अब आदमी पैदा हुआ गुजरात में, पढ़ा लिखा लंदन में, लौट के आया, रहा अफ्रीका में,
फिर आया लौट के गुजरात में और चला गया बिहार आंदोलन करने, तो इस आंदोलन को रीजनल नहीं कहा जा सकता। उस आदमी की सोच में रीजनलिज्म हो ही नहीं सकता जो साउथ अफ्रीका में जाके आंदोलन कर रहा हो कि यहाँ गलत हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। तो उस आदमी के ब्रेन में रीजनलिज्म का आर भी नहीं रहा होगा। तो इसलिए वो था तो रीजनल स्केल पे, स्केल उसकी भले ही रीजनल थी, लेकिन सोच कैसी थी उसकी? सोच नेशनल थी, है ना। तो नेशनल तरीके, नेशनल सोच के साथ रीजनल मूवमेंट चलाए गए गांधी जी के द्वारा 1915 से 1920 के बीच में। फिर 1919 में उनको अवसर मिला कि आंदोलन को एक ऑल इंडिया मूवमेंट का रूप दिया जा सके। कुछ ऐसा घटनाएं हुई 1919 में, जैसे रौलट एक्ट आया, रौलट एक्ट का गांधी ने विरोध किया, रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित किया, सत्याग्रह के दौरान झड़प हुई, झड़प के दौरान कई सारे लोग अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में मारे गए, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गांधी ने आंदोलन को वापस लिया, लेकिन जल्दी ही इस डिस्कंटेंट को एक रूप देने के क्रम में उन्होंने असहयोग आंदोलन खड़ा किया, और उसमें खिलाफत का भी सहयोग रहा। खिलाफत और असहयोग के बीच में जो गठजोड़ हुआ, ये थोड़ा भूल हुई। भूल तभी आदमी समझ पाता है जब वो बाहर से देखता है। क्रिकेट खेलने वाला सचिन है और उसकी भूल पकड़ने वाला किरण मोरे है। सचिन ने जितने मैच खेले होंगे उतनी बॉल नहीं खेले होंगे किरण मोरे ने, या मतलब इस तरह के, मैं किरण मोरे, माफ करें मुझे, मैं उनका नाम बहुत अच्छे हैं वो किरण मोरे। तो जब कोई भी बाहर बैठ के आप भी मूल्यांकन कर देना, सचिन ने ये शॉट गलत मार दिया इसलिए आउट हो गए, तो वास्तव में जो खेल रहा है और जो बाहर बैठकर जज कर रहा है, दोनों की दृष्टि का फर्क होता है। तो गांधी उस समय मैच खेल रहे थे और हम लोग आज जज कर रहे हैं, तो आज हम पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पे गलती हो गई, वहां उनसे नहीं पकड़ में आया। तो कुछ भूल हुई जरूर वहां पे, खिलाफत वाले मुद्दे पर गांधी ने जो सहयोग किया, लेकिन बहुत ज्यादा उसको जोर देने की जरूरत नहीं है। 1920 के बाद फिर लगातार आंदोलन चलते रहे। 1920 के बाद फिर आंदोलनों में तरह तरह की बातें फिर बढ़ेंगी, हम बहुत लंबे चले जाएंगे, इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर आगे आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर बड़े आंदोलनों की अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा 1930 में। तो 1920 और 1930 के बीच में कई छोटी 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 घटनाएं होती रहेंगी। फिर 1930 के बाद 1942 का मूवमेंट आएगा, जिसे आप क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं मेजर मूवमेंट में, और फिर उसके बाद भारत छोड़कर अंग्रेज चले जाएंगे। इस बीच में कई सारी छोटी मोटी घटनाएं और होंगी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारत की राजनीति में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक बहुत महत्वपूर्ण जमीन दी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उन कारणों को प्रेजेंट किया जिन कारणों के चलते भारत को आजादी मिली। तो इनका क्या रोल रहा, कैसा रहा, वो भी हम बात करेंगे। और 1920 से 1930 के बीच में जो साइमन कमीशन और ये सब कुछ हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 30 से 42 के बीच में जो जो चीजें हो रही हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। 42 से लेकर 47 के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और फिर भारत की आजादी हो जाएगी। तो ये हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ने वाले हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर होगा, जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया था। तो आज लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं और यहीं तक हम बात करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे मुगल सल्तनत का, कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसको देखते रहें, इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकूँ। नमस्कार।